Hey guys, welcome to our channel Jyoti ki class. I hope you all are very happy. Now let's start our new topic. Scope of Human Resource Management. मतलब जो Human Resource Management है ना, उसका स्कोप कहाँ तक फैला हुआ है, किस किस चीज़ में वो इन्वॉल्व होता है। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसमें ना वो सभी एक्टिविटी इंक्लूड होती है ना HR डिपार्टमेंट की, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ना, वहाँ से स्टार्ट होके जो एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है वहाँ तक HR डिपार्टमेंट की सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। इसके अकॉर्डिंग जो HRM का स्कोप है उसमें कंसिस्ट करते हैं एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिटेंशन, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। जो स्कोप है ना HRM का, वो रेफ़र करता है कि वो सभी एक्टिविटीज़ जो HRM के बैनर के अंदर आ जाती है, वही जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से स्टार्ट होती है और एम्प्लॉई लीव तक चलती है। नाउ एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ना, उसे हम मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो मैनेजमेंट ये देखता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन करंट मैन पावर पोजीशन से अपनी मनचाही डिज़ायर पोजीशन तक कैसे जाएगी। ये एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। ये बेसिकली ना रिलेट करता है जो राइट टाइप के पर्सन को राइट जॉब के लिए जब भी रिक्वायर हो तब उन्हें प्रोक्योर करे, यानी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन वगैरह, ये जो टॉप पॉइंट है ना, ये स्टार्ट करना। HRM प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, उन्हें एक्वायर करने से पहले ही परफॉर्म किया जाता है। HRM प्लानिंग तो हम पहले करेंगे। अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कहीं ट्रिप पे, टूर पे कहीं भी जाना है तो उससे पहले हम जाने से पहले हम प्लानिंग करेंगे ना कि हाँ, हम इस जगह जाएंगे, इस स्टॉप पे रुकेंगे, ये चीज़ हम साथ में लेके जाएंगे। तो प्लानिंग हम एडवांस में करके चलते हैं ना, तो डेट्स इक्वल। फिर नेक्स्ट आता है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन। जॉब एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। जॉब एनालिसिस हमारी मदद करता है ये जानने में कि कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। स्किल, मतलब एक जॉब को करने के लिए क्या क्या स्किल और नॉलेज चाहिए उसे डिसाइड करने में भी हमारी मदद, मतलब जो जॉब है ना उसके बारे में पूरा एनालिसिस यहाँ पर होता है। बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जॉब से रिलेटेड वो, और जो भी इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिनेरियो हम उसे अपडेट करते रहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स एक्विजिशन में। जॉब एनालिसिस एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस फॉर एक्वायरिंग, जिससे हम राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए एक्वायर कर सकते हैं। फिर आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सिंपली रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि पीपल्स को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, ये देखना कि उन्हें मोटिवेट करना कि आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके आप जॉब करो। और सिलेक्शन जो है ना, वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में से कुछ ही एम्प्लॉय को जो बेस्ट होते हैं, जिनके नॉलेज, स्किल सब कुछ हमें बेस्ट लगते हैं, उन्हें हम सेलेक्ट करते हैं, तो बाकी को हम रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसे नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि HRM ये सपोज करता है कि ओरिएंटेशन और कंडक्शन प्रोग्राम को कंडक्ट करें एम्प्लॉयज़ के लिए, जो भी हमने एम्प्लॉय को सेलेक्ट करा, ताकि उसे हम ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू करवाएं, यानी जो भी हमारे पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स, मिशन, वैल्यू, बैकग्राउंड, एवरीथिंग से इंट्रोड्यूस करवाना उन्हें ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपने काम को स्टार्ट कर सके। उन्हें ऑफिस वगैरह दिखाना, इनका बॉस कौन है वगैरह सब कुछ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ बताई जाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम ट्रेनिंग की नीड एक तो तब अराइज होती है जब कोई एम्प्लॉय है, उसकी स्किल या नॉलेज जो है वो मतलब इतनी सफिशेंट नहीं है जितनी एक जॉब के लिए हमें चाहिए है, तो तब भी ट्रेनिंग की नीड्स पड़ती है हमें। कई बार जो होता है ट्रेनिंग ना हम ओल्ड और न्यू एम्प्लॉय दोनों की देते हैं, ताकि उनकी स्किल जो है वो बढ़ जाए, इम्प्रूव हो जाए। तो ट्रेनिंग के लिए ना हम बहुत सारे मेथड को भी अडॉप्ट करते हैं कि इस वे से हम ट्रेनिंग देंगे। तो डेवलपमेंट क्या होता है कि
उनकी और डेवलपमेंट करना, और ज़्यादा एफिशिएंसी करना, ताकि वो अपने ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा अच्छे से करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। रैपिड चेंज, नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, बेसिकली ये एक एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग यानी जो स्किल, वही जो मैंने आपको बताया है अभी। इसका मेन एम ही क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जॉब के लिए एम्प्लॉय को तैयार करना, उसकी एफिशिएंसी को बूस्ट करना। और डेवलपमेंट का एम क्या होता है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट होते हैं एम्प्लॉय की, वो एम होता है। फ्यूचर ओरिएंटेड है। ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एम्प्लॉय को रिक्रूट, भाई हाँ बेस्ट कर दिए रिक्रूट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो टेंशन ही नहीं लेनी, आगे कोई प्रोसेस ही नहीं करनी, नहीं, वो यहीं तक संतुष्ट नहीं रहते हैं, बल्कि उनकी कॉम्पिटेंस को, स्किल को और ज़्यादा डेवलप करते हैं, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है ना, उनके अकॉर्डिंग वो काम करें। तो दोनों का ये एम होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। परफॉर्मेंस अप्राइजल, एचआर डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सपोज करता है कि जो अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम है ना, उसकी डेवलप करना। जो ये कंसर्न करता है जो सिस्टमेटिक इवेल्युएशन, जो हमारी एम्प्लॉय की पास्ट परफॉर्मेंस होती है उनकी जॉब से रिलेटेड, उनका सिस्टमेटिक इवेल्युएट किया जाता है। ये नहीं होता है कि हम स्टैंडर्ड वगैरह बना देते देन उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच करते हैं। अगर कोई भी डेविएशन निकलता है उसे हम इम्प्रूव करने की, उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ पॉइंट इसमें भी ऐसा ही है। इसमें ये इंडिकेट किया जाता है कि विच एन एम्प्लॉय मीट, कि कहाँ तक वो अपने प्रेजेंट जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। इसका एम क्या आता है कि आइडेंटिफाई करना कॉम्पिटेंसी जो गैप होता है। इसमें भी मेनली वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस बताया है। उसके बाद आता है पोटेंशियल अप्राइजल। पोटेंशियल अप्राइजल भी इम्पोर्टेंट एरिया है एचआरएम का। जो बिजनेस और जो पीपल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। पोटेंशियल अप्राइजल का मतलब क्या है कि असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन, जो इनहेरेंट कैपेबिलिटी यानी जैसे जो एम्प्लॉय उनकी स्किल, नॉलेज जो ये है ना, उनको आइडेंटिफाई करना। दिस कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय मे नॉट बी इन यूज़, जो ये कैपेबिलिटी है ना एम्प्लॉय, क्या पता ना भी यूज़ हो प्रेजेंट में। इन्हें साथ में लेके चलना, जो भी बिजनेस का डायनेमिक नेचर है, न्यू टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है, डाइवर्सिफिकेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, इंक्रीज कंपटीशन एक्सेट्रा। तो अवेलेबल द पोटेंशियल ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स विद ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी असेस्ड, इन्हें एडवांस में असेस कर दिया जाता है। जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है ना, वो रिलेट करता है जो एम्प्लॉय की पोटेंशियल है ना, उनको इन्हांस करने के लिए, ताकि वो चैलेंज और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बड़ी पोजीशन को फ्यूचर में हैंडल करने की, उनके लिए एक्सेप्ट करना। जो पोटेंशियल डेवलपमेंट का एम होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है, पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय, उनकी आइडेंटिफाई करना और डेवलपमेंट करना उनकी, ताकि वो फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छे से काम करे, जो चैलेंजेस है उन्हें एक्सेप्ट करे वो। फिर आते हैं करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग दोनों को ही इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटीज ये इंश्योर करते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, जो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो अपने डिज़ायर, नीड्स को, ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करता है। करियर एक प्रोसेस होती है, सीक्वेंस ऑफ पोजीशन, जो एक पर्सन अपनी मतलब कोर्स ऑफ अपनी जो वर्क लाइफ है उसके दौरान जो वो हासिल करता, ऑक्यूपाई करता है, करियर वो होता है। तो इससे एम्प्लॉय की भी हेल्प होती है ताकि वो अपने करियर को प्लान करे। एम्प्लॉय को एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी कैपेबिलिटी को एनालाइज करे और इन्फॉर्म करे अपने करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में ऑर्गेनाइजेशन में। मेन फोकस जो है करियर प्लानिंग का ये होता है कि एम्प्लॉय को हेल्प करना, उनकी स्किल, एबिलिटी को ऑर्गेनाइजेशन की नीड और डिमांड से उन्हें मैच करवाना। उनका एम होता है कि एक्सेलरेटेड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाके जो एफिशिएंट और कैपेबल एम्प्लॉय उन्हें ये सब चीज़ प्रोवाइड करे। करियर प्लानिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो करियर प्रोस्पेक्ट को डिटरमाइन करता है, करियर की डेवलपमेंट करता है, करियर ग्रोथ होती है उसमें, बहुत कुछ। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करता है। ये हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता है ताकि हमारा करियर और ज़्यादा इम्प्रूव हो, करियर के बारे हम सोचें। फिर लास्ट आता है रिवॉर्ड्स एंड कंपनसेशन।
रिवॉर्ड कंपनसेशन होता है एम्प्लॉय का, जो भी वो एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है। तो एचआर डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है कि उनके रेम्यूनरेशन कंपनसेशन प्लानिंग की तरफ देखे। जो एडुकेट कंपनसेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसे रिटेन करे, मोटिवेट करे, और जो भी एफिशिएंट एम्प्लॉय सर्विस दे रहे हैं ना उन्हें अट्रैक्ट करें और ज़्यादा। तो कंपनसेशन रिवार्ड इसलिए तो देते हैं ताकि वो यहीं पर मेंटेन रहे, उन्हें कहीं इधर उधर लीव करके ना जाएं। एम्प्लॉय मस्ट बी सुटेबली रिवॉर्डेड, उनका जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए। ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों तरीका से। एक्सटेंसिव रिवॉर्ड कौन सा होता है? जो मॉनेटरी बेनिफिट यानी सैलरी, वेज, प्रमोशन, फ्रिंज बेनिफिट उनसे रिलेट करते हैं। इंट्रेंसिक रिवॉर्ड जो है वो जॉब यानी जॉब के अंदर ही रिलेट करता है, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन, प्राइड इन वर्क, रिकॉग्निशन। जो एक्सपीरियंस स्टाफ होता है ना एचआर डिपार्टमेंट का, वो रियलिस्टिक रिवॉर्ड और कंपनसेशन प्लान को डेवलप करता है एम्प्लॉय के लिए। जो कॉम्पिटिटिव वेज पॉलिसी होती है ना इंडस्ट्री की, जो भी अदर बिजनेस, उन सबको ध्यान में रखते हुए कंपनसेशन प्लान को डिज़ाइन किया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद आता है जो एचआरएम है ना, उसका क्या क्या फंक्शन है। जो एचआरएम है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव करने के लिए मैनेजिंग रिसोर्स से कंसर्न करता है। ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एचआर डिपार्टमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव डिज़ाइनेटर के अंडर चार्ज किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पर। वह एक पोजीशन हासिल कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो ये डिपार्टमेंट अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट हो उसकी। तो ना ये डिपार्टमेंट जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, जो भी पर्सनल मैटर हैं उन सब से रिलेटेड। जो एचआर मैनेजर है वो सभी लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी तो हेल्प करता है, बहुत सारी हेल्प करता है ये। तो इसके मेजर फंक्शन है, एक तो मैनेजीरियल फंक्शन है, एक ऑपरेटिंग फंक्शन है। मैनेजीरियल फंक्शन कौन सी होती हैं? जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का पार्ट है। जो एचआर मैनेजर है वो ये पर सपोज करता है कि वो बेसिक मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म करे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये हमारे डिपार्टमेंट। प्लानिंग में तो पता ही है, सबसे पहला और फॉरमोस्ट फंक्शन होता है हर एक मैनेजर का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्ट को अच्छे से अचीव नहीं कर सकते अगर वो प्लानिंग ही नहीं करेगी। तो प्लानिंग जो है वो अनसर्टेन होती है, फ्यूचर को देख के की जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। इसमें ब्लूप्रिंट को प्रिपेयर किया जाता है। ये मतलब कोई डाटा वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी तो इसके हिसाब से हम हमारे ऑब्जेक्ट को रखें। तो अच्छी प्लानिंग होगी तो ह्यूमन और फिजिकल दोनों ही रिसोर्स का अच्छा यूटिलाइजेशन होगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट अचीव करें। द एबिलिटी बाय विच फोरकास्टिंग इज डन इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर सिचुएशन डिटरमाइन द सक्सेस। जिस हिसाब से हम अगर हम फोरकास्टिंग अच्छी करेंगे तो सक्सेस हासिल होगी, अदरवाइज़ फेलियर हासिल होएगी। तो जो एचआर प्लानिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एचआर मैनेजर का। ये जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चेंजिंग नीड्स है, उनके अकॉर्डिंग ये मॉनिटर करता है हर एक चीज़ को। भाई किसी चीज़ की शॉर्टेज तो नहीं है, किस डिपार्टमेंट को कब क्या रिक्वायरमेंट पड़ जाए, वो सब कुछ ये ध्यान में रखता है। तो उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। एक तो वर्क विच शुड बी डन, क्या वर्क करना है, एम्प्लॉय बाय होम, को किस एम्प्लॉय के द्वारा करवाएंगे, फिज़िकल रिसोर्सेज जो हम इन सब चीज़ को करने के लिए लगाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग यानी क्या होता है, जो वर्क है, एम्प्लॉय है, फिजिकल, ये जो तीनों पॉइंट है ना, वर्क, एम्प्लॉय, फिजिकल रिसोर्स, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करना। तो नीड फॉर ऑर्गेनाइजिंग इज़ फेल्ड टू अचीव, अगर ऑर्गेनाइजिंग की नीड पड़ती है डिज़ायर गोल को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है एक्टिविटी को डिटरमाइन करना, ग्रुपिंग, एक्टिविटी को ग्रुप करना, उन सभी एक्टिविटी को अलग अलग पर्सन को असाइन करना, डेलीगेट कर देना अथॉरिटी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देना। हाँ भाई तेरी ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे ये काम करके तू नहीं देना, तू ही अकाउंटेबल होगा।
अकाउंटेबिलिटी जो है वो हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, जिसको बोल दिया वही अकाउंटेबल होगा उसके काम। ये नहीं कि मैंने इसको सौंप दिया था तो ये अकाउंटेबल नहीं, जिसको हमने काम दे दिया ना वही होगा। HR डिपार्टमेंट या कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होगा। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, वही रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वैकेंसी वगैरह होती है उसके हिसाब से। जो सक्सेस और फेलियर है ना, वो जो वर्क फोर्स वर्किंग करते हैं ना, काम वर्कर करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल और कैपेबल एम्प्लॉय की कमी है देन अचीव नहीं कर पाएंगे। तो स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू ही सूटेबल, एफिशिएंट, कैपेबल, कॉम्पिटेंट जिस टाइप के हमें पर्सन चाहिए वो हर एक लेवल पे हमें अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, 3 पॉइंट इंक्लूड होते हैं। एक तो ह्यूमन रिसोर्स की नीड को फोरकास्ट करना, भाई कब हमें नीड पड़ेगी, किस डिपार्टमेंट को कितने एम्प्लॉय की नीड है। फिर जो पर्सन हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन डिटरमाइन करना कि इतनी क्वालिफ़िकेशन वाला बंदा इसके लिए प्रेफर किया जाएगा। फिर उसके बाद उन्हें रिक्रूट करना, देन उन्हें सेलेक्ट करना, देन उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देना ताकि और ज़्यादा अच्छे से वो काम करें। रिक्रूटमेंट, ये सारे पॉइंट तो मैंने आपको पीछे बता ही दिए। स्कोप में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग क्या होता है। तो नाउ देयर इज़ नो नीड टू डिस्कस दिस पॉइंट। डायरेक्टिंग टू मोटिवेट एंड लीड, यानी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना भी ज़रूरी है ताकि ऑब्जेक्ट को हम अचीव कर सकें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्ट को अच्छे से अचीव कर सके। अगर हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से ऑब्जेक्ट अचीव करेंगे। वही कुछ ज़्यादा है नहीं, जो हमने पहले +2 में BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर सब में पढ़ते आ रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का ये फाइनल फंक्शन होता है, सबसे मेन फंक्शन भी यही होता है कि जो भी हमने प्लानिंग करी है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग की है, तो उसके बाद जो काम हमने असाइन करा उस काम को देखना कि वो प्रॉपर करे जा रहा है कि नहीं। एक तो हम ना स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, उसके हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे, मैच करेंगे। अगर मैच नहीं हुई तो कोई एम्प्लॉय होता है, कोई तो उसे स्टैंडर्ड मतलब जो है वो मैच नहीं होती, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड से कम होती है, तो डेविएशन आते हैं, वो ट्रेस करते हैं। देन उनके बाद रेमेडियल मेजर्स हम लेते हैं। तो कई एम्प्लॉय होते हैं वो जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, उससे ज़्यादा वो अचीव करते हैं। तो हम देखते हैं कि उन्होंने इतने कम टाइम में कैसे किया, तो ताकि हम और एम्प्लॉय को भी इम्प्रूव कर सकें, उनकी भी इम्प्रूवमेंट कर सके, स्किल डेवलप कर सके। तो कंट्रोलिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये इसमें यही पॉइंट है।